डॉक्टर अंबेडकर अकादमी जो गांव मसोता जिंदल नगर गाजियाबाद में है, जो पे बैक टू सोसाइटी द्वारा संचालित की जाती है। पे बैक टू सोसाइटी 25 दिसंबर 2014 में मनाई गई समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा। आज डॉक्टर अंबेडकर अकादमी का स्थापना दिवस व बहुजन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जहां पूज्य भंते जी द्वारा बुद्ध वंदना तिरसन पंसील के द्वारा कार्यक्रम का भीमारंभ किया गया। कार्यक्रम में संगीत में प्रस्तुति के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से भैरू सिंह चौहान राष्ट्रीय लोक कबीर गायक द्वारा कबीर अमृत बाणी का गायन किया गया। कार्यक्रम में छात्रा टीना व छात्र प्रभात कुमार को शायजी राव गायकवाड़ छात्रवृत्ति से 50-50 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। साथ में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभावों को भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया, जिसमें आरिफ एच.के. गोरी, प्रेम सिंह, जयपाल सिंह, नेत्राम टगेला, डॉक्टर दीपिका हरित, डॉक्टर संगीता सिंह, अमित कुमार सिंह व सुमित कुमार सिंह को सामाजिक प्रतीक चिन्ह व पंचशील का पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। यह एक ऐसा विशेष कार्यक्रम था जो प्रतिवर्ष डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी मसोता गाजियाबाद में आयोजित किया जाता है, जहां बहुजन समाज के शोषित पीड़ित वंचित समाज के बच्चों को शिक्षित करके उनको प्रशासनिक अधिकारी बनाने का इस एकेडमी के माध्यम से काम किया जाता है। यह एक ऐसा विशेष कार्यक्रम था जहां दिल्ली एनसीआर के सामाजिक लोग इसमें सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं विशेष कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया की मसोता गाजियाबाद जिंदल नगर से। पिछले एक साल में कुछ हमारे मिशनरी साथी इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो उनको श्रद्धांजलि के लिए श्री नरेंद्र सिंह जी उनके बारे में बताएंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कबीर, जय रविदास, संत घाटीदास, जय जोहार। हमारे बीच में बहुत से ऐसे मिशनरी हैं जो अपना टाइम टैलेंट ट्रेजरी के साथ काम करते हैं और भारत के कोने कोने में किस तरीके से बहुजन नायक और अपने बच्चों के लिए प्रचार प्रसार किया जाए, खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं। उन्हीं में एक है अजीत जुल्मे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम किए और छत्तीसगढ़ का जो बुद्धा सर्किट है, सिरपुर है, वहाँ पर लगातार 3 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जितना भी कैरियर गाइडेंस से संबंधित था उसमें भी वो जोर शोर से अपना काम करते थे। पिछले साल 7 अक्टूबर को कोरोना की वजह से उनका श्रीरांत हुआ, परिनिवृत्त हुए। ऐसे योद्धा बहुत कम मिलेंगे हमें मिशन के अंदर, जो मिशन में काम करने के लिए अपना 10 या 15 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, फिर वो अपना मिशन का काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम किए, 15 दिन पहले छुट्टी ली और उसमें कार्य किया, और लगातार 3 वर्ष 2017 से लेकर 20 तक जो कैरियर गाइडेंस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कार्यक्रम होते रहे, उनमें उनका बहुत योगदान रहा। उनका चीफ इंजीनियर बनने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ। और ये हमारे लिए मिशन के लिए बहुत दुख की बात है कि एक ऐसे मिशनरी व्यक्ति का जाना, हो सकता है कि हमारी गति कम हो जाती है, मिशन की गति कम हो जाती है, और वो हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हमें किस तरीके से उनकी विचारधारा को लेके हमें आगे बढ़ना है। और जो उनके द्वारा जो काम होने थे और उनके हाथों के द्वारा जो काम होने थे, हमें वो जिम्मेदारी लेनी है, वो दायित्व लेने हैं और उसमें हमें आगे बढ़ना है। तो हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है उनके लिए कि उनको और उनके परिवार के लिए उनको सामर्थ्य दे। भगवान बुद्ध की देशना, कबीर की देशना उनके घर में रहे, जिससे उनके अंदर मजबूती आए, वो आगे बढ़े। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है हम लोगों के लिए।
दूसरे हमारे बहुत ही मिशनरी व्यक्ति 86 साल की उम्र में उनकी शरीरांत हुआ 1 दिसंबर को। एटा के रहने वाले हैं, अवागढ़ के पास के श्री आर.डी. निमेश, 86 साल की उम्र। और जब वो सिर्फ 20 वर्ष के थे, दिल्ली में आए और उन्होंने बहुत काम किया। बाबा साहब के जो सहयोगी थे शंकरनाथ शास्त्री, सोहनलाल शास्त्री, उनके साथ मिलके उन्होंने बहुत काम किया। और सबसे ऐतिहासिक काम उनके द्वारा किया गया वो था बाबा साहब के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर, सम्राट अशोक के ऊपर महाकाव्य लिखना। अभी तक आपने बहुत किताबें पढ़ी होंगी जिस पे बाबा साहब के ऊपर बहुत अच्छी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन महाकाव्य में परिवर्तित करना बहुत मुश्किल होता है। 380 ऐसी गाथाएं लिखी हैं आर.डी. निमेश ने बाबा साहब के ऊपर जो महाकाव्य के रूप में है। और जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। और खास तौर से आर.डी. निमेश जैसे व्यक्ति ने जो सिर्फ 10वीं पास आए थे और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय में उन्होंने काम किया, और साथ ही साथ 1960 में शंकरनाथ शास्त्री और सोहनलाल जी के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के दिल्ली में बहुत से बौद्ध विहार स्थापित किए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध विहार स्थापित किए। और उसके साथ साथ एक साहित्यकार के रूप में जो उनका कार्य रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाकाव्य में परिवर्तित करना अपने मिशनरी लोगों के लिए वो ऐसा ऐतिहासिक काम हो जाता है। तो हमें उनको जब हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे तो वो ये एक ही श्रद्धांजलि है कि हमें उनकी किताबों को पढ़ना है, हमें उनकी किताबों को पढ़ना है। और हमें उनकी किताबों को खरीद के ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो वहाँ के लोग हैं, उनको वहाँ पर वितरित करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तो हम उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। कृपया करके हम चाहते हैं कि आर.डी. निमेश ने जो 3 बहुत महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, बुद्ध के ऊपर, सम्राट अशोक के ऊपर, सम्राट और उसके साथ बाबा साहब के ऊपर जो महाकाव्य लिखे हैं, उसको हम किताबें खरीदें। और सम्यक प्रकाशन से हमने बात की थी तो वो 50% डिस्काउंट पे वो देंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। तीसरे नंबर पे हैं श्री आर.डी. तंवर, बहुत अच्छा काम किया है रैदास के ऊपर। 30 नवंबर इसी साल उनकी मृत्यु होगी, 87 साल के थे और वो जमीन से जुड़े रहे। दिल्ली में करोल बाग के निवासी थे और मिनिस्टर्स के साथ भी रहे हैं, वहाँ पर पीए का काम भी किया उन्होंने। लेकिन बाबा साहब और रैदास के ऊपर इतना काम किया है उन्होंने और इतनी अच्छी किताबें लिखी हैं। किताबें संत जस्सल द्वारा लिखी गई और उनके भेंट करता और उसकी डिजाइनिंग करना, उनके शब्दों के साथ उनके शब्दों को ठीक करना, और उसमें जो सच्ची कहानी संत रैदास की और संतों में ध्रुव तारा संत श्रोमणी रविदास, ये 2 जो कहानियां ऐसी जो किताबें लिखी हैं, युग प्रवर्तक रविदास, जिसका उनका उस किताबों का जो विमोचन हुआ वो राष्ट्रपति पहले माननीय प्रतिभा सिंह द्वारा किया गया, और दूसरा जो है राष्ट्रपति हमारे माननीय लेट प्रणब मुखर्जी द्वारा। ये 2 किताबों का उन्होंने जो है उनके द्वारा इसका हुआ था। और हम चाहते हैं कि उनकी किताबें जरूर लें। बहुत काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि जो लोग स्टेज पे रहते हैं वही अच्छा काम करते हैं और जो लोग सोशल मीडिया में रहते हैं। बिहाइंड द कैमरा जो लोग मिशन का काम कैमरे के पीछे करते हैं, एक डायरेक्टर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में, स्क्रिप्ट के रूप में, वो लोगों को हमें श्रद्धांजलि देना बहुत जरूरी है। एक्टर और एक्ट्रेस तो बहुत मिल जाते हैं स्टेज के ऊपर, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के पीछे काम करने वाले कौन लोग हैं। ऐसे ये 3 जो व्यक्ति हैं और जो महापुरुष हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि हमें उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देना आवश्यक है, अनिवार्य है। और ये मिशन का काम तभी हमारा आगे बढ़ेगा जब हम उनकी किताबों को लेके प्रचार प्रसार करेंगे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी जो माननीय हमारे भगवान जी ने जो एक हमें नाम दिया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ये नाम भूल भी गया था, इसमें मेरा दोष है। डॉक्टर वी.एस.
राजन और बीएसएफ के 1988 बैच के, इनकी कोरोना से जो पिछले अभी जो मृत्यु हुई थी और श्रीरांत हुआ, तो बहुत दुख की बात है कि उन्होंने बहुत काम किया। मैं निजी रूप से अपना भी नाम लूँगा कि जब मैं 1992 में यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद मेरा मेडिकल होना था, तो मेडिकल में मेरे फादर के बहुत अच्छे परिचित रहे हैं, तो उन्होंने इनको लेके गए थे और उन्होंने बताया कि बहुत उनका सहयोग रहा था जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद फिर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। बहुत अच्छा काम करते हैं, कम बोलते हैं, कम शब्दों में अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इनके जाने से बहुत ही, मैं ये बोल सकता हूँ कि मिशन का नुकसान होता है। एक जो उसकी गति होती है वो रुक जाती है वो, और ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें किस तरीके से उनकी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे लेना है और हमें आगे बढ़ना है। तो हमारी तरफ से इनके लिए बहुत बहुत सच्ची और बहुत ही एक तरीके से दुख भी है कि डॉक्टर वीएस राजन हमारे बीच में नहीं हैं। इन चारों के लिए हम एक श्रद्धांजलि पूर्वक हाथ जोड़ के 3 बार ये जरूर बोलेंगे, साधु साधु साधु, कि मैंने जो आज बात बोली है मैंने इसको ग्रहण किया है और मैं सच्चे तरीके से इसका प्रचार भी करूंगा और ग्रामीण क्षेत्र में जाके इसको मैं अच्छे तरीके से इसके प्रचार प्रसार के साथ उनसे कंधे से कंधा मिला के इस मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। साधु साधु साधु। आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा श्री हुकुम सिंह साहब से कि जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी जो ट्रस्ट है जिसके तहत डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी का संचालन हो रहा है, आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं निवेदन करूंगा श्री हुकुम सिंह साहब से कि वो इस ट्रस्ट के बारे में परिचय देंगे, क्या गतिविधियां हैं विस्तार से। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हुकुम सिंह साहब का। सभी लोगों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है, तो सर ने जैसे निर्देश दिया है कि विस्तार में, मैं विस्तार में नहीं, मैं कॉन्क्रीट और संक्षिप्त में ही बताऊंगा, समय बहुत बहुमूल्य है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानवर काशीराम साहब का पूरे मूवमेंट के दौरान मेन मोटो था कि पे बैक टू सोसाइटी। पूरे मिशन को उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी में कन्वर्ट करने का संकल्प लिया था। तो उसी नाम को लेके, पे बैक टू सोसाइटी के नाम को लेके, इसको इसमें नाम में हमने मिशन जोड़ के हम लोगों ने 25 दिसंबर 2014 को हम मित्रों ने बैठ के संकल्प लिया था कि अब हम जो कुछ भी ओरली या लिटरली हम सब कुछ मिशन को चला रहे हैं, उसको एक ज़मीन पर उसको उतारने की कोशिश करेंगे। और उस अभियान को हमने बढ़ाना शुरू किया। उस अभियान के में हमारी लीडरशिप के रूप में जैसे आदर्श सर मिले, फिर उनके नेतृत्व में एक कारवां चलना शुरू किया और जाके फरवरी में जाके ज़मीन का फाइनल हुआ, फरवरी 2015 में, और अगस्त 15 में जाके इसका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ और 16 में इसके फरवरी 16 आते आते इसमें क्लासेस का संचालन हुआ। मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज के जो नीडी लोग हैं, चींडी बच्चे हैं, उनको समाज अपना पे बैक करके वापस करे, उनको सपोर्ट करे और उनको इन्वायरमेंट, जैसा कि अभी हमको रिसेंटली डाटा जो मिला हुआ है भारत में इनइक्वालिटी का, उसमें एक मुख्य डाटा है कि जिन लोगों की आय 72,000 रुपये पर मंथ है, वो भारत के 20% लोग हैं। इसके अलावा तो हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सब लोग मिनिमम 72
1000 रुपये पर मंथ वाले तो हैं। तो ऐसे लोग हम ऑटोमेटिकली हम 20% लोग हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है। जो कुछ भी हमें मिला है वो हमें अपने महापुरुषों के संघर्ष किया, समाज ने संघर्ष किया, उसकी बदौलत हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्राप्त करके यहाँ तक पहुँचे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में हमारा ड्यूटीज़ बनती हैं कि हम समाज को वापस करें। ये तो इस ट्रस्ट का स्थापना हुई और इसमें लगातार कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। इस बीच में 2 सालों से व्यवधान कोरोना की वजह से रहा। उससे पहले गर्ल्स का भी हम लोग संचालित कर रहे थे। गर्ल्स का भी कोचिंग सेंटर यहाँ पर कौशाम्बी में चला रहे थे। वो किन्हीं कारणों से वो कोरोना की वजह से व्यवधान है। लड़कियों के साथ ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, सरकार भी उतना भी अलाउ नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हम लोग अभी रुके हुए हैं। पर यहाँ पर हम कंटिन्यू चालू किए हैं और यहाँ से वस्तुतः ये कोचिंग सेंटर के साथ साथ सेल्फ स्टडी सेंटर भी है। जिन बच्चों को पढ़ना लिखना आता है वो अच्छी तरह से यहाँ पढ़ लिख सकते हैं। सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी तक हम लोगों को इस सोसाइटी के संचालन में लगभग 350 लोगों का योगदान मिल चुका है, फिजिकली, इकोनॉमिकली और लिटरेली और एज एकेडमिशियन मिल चुका है। और ये सपना बहुत बड़ा है। अभी ये बहुत ही नर्सरी के रूप में है, इसको बहुत बड़े रूप में बदलना है। बदलने के लिए समाज के सभी लोगों का कलेक्टिव सहयोग चाहिए, यही अपेक्षा है हम लोगों की। सब लोग का योगदान यहाँ पे बहुत सराहनीय रहा है, आगे भी होता रहेगा। और यहाँ से अभी तक 50 बच्चों का सिलेक्शन डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स में हो चुका है। मैं इसी के साथ अपनी बात को कहूँगा। 4 बच्चे यहाँ से भी हुए हमारे। हाँ, अभी पीसीएस का भी 4 बच्चों का प्रीलिम्स अभी रिसेंटली जैसे भी हमारे 4 बच्चे। अच्छा। और 4 बच्चे हमारे इस यूनिट यहाँ पर बाबा खुशाल दास, एक यहाँ पर छोटा सा कैंपस है बगल में मुरादनगर में, वहाँ से भी 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो ये सब प्रयास कलेक्टिव रूप से चल रहा है। सब लोग अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, कुछ फ्रंट पे आके कर रहे हैं, कुछ पीछे रह के, कुछ पर्दे में, कुछ साइड से। तो ये सभी लोगों का ये मानना है कि भाई कौन इस मिशन में कौन कितना योग किस रूप में दे सकता है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। ऐसा कोई नहीं कि कोई यहाँ पर कोई एक फ्रंट कोई वन मैन शो, ऐसा कुछ नहीं। जो जितना चाहे योगदान यहाँ पर दे सकता है, जो चाहे जिस रूप में दे सकता है, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और ट्रस्ट भी ऐसे सहयोग की आप सब लोगों से गुजारिश करता है। जय भीम, नमोदय। अच्छा अच्छा। आज 2 बच्चों को, 2 स्टूडेंट्स को सियाजीराव गायकवाड़ का स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनको चयनित किया गया था। बीच में चूँकि पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा एकेडमिक सेशन बहुत गड़बड़ रहा है, तो हम उस तरह के बच्चे हमको नहीं मिल पाए। तो ये 2 बच्चों का चयन हुआ जो बहुत ही नीडी हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मतलब मिनिमम वेजेस वाला है, मिनिमम वेजेस का। और उसके बाद भी इन्होंने बहुत ही कठिन संघर्ष करके अपने अचीवमेंट को प्राप्त किया है। प्रभात कुमार ये हाथरस के हैं। इन्होंने जेएनबी से जवाहर नवोदय विद्यालय अक्सौली से हाथरस से 12th किया साइंस साइड से। इसके बाद अपने सेल्फ एफर्ट से कैंपस में रहते वहाँ पे नीट को क्वालिफाई किया और जेएनबी जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा डिवीजन में इन्होंने टॉप किया। उसके बाद नीट क्वालिफाई किया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, जो कि केजीएमसी से एफिलेटेड है, वहाँ पर ये सेकेंड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। हमारी समिति में सब लोग ने इनको इस साल का सियाजीराव गायकवाड़ पुरस्कार देने का निर्णय लिया। इसके अलावा दूसरी जो कैंडिडेट हैं कुमारी टीना, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद की रहने वाली हैं।
इनके पिताजी भी बिल्कुल, इनका फैमिली ग्राउंड वेरी पुअर ग्राउंड का है और उनके पिताजी भी बहुत ही मिनिमम वेजेस वाले हैं। इस बेटी ने भी बहुत प्रयास करके इकोनॉमिक कंडीशंस को झेलते हुए फिर भी अपने को अपने जो अचीवमेंट में प्रयासरत है और आजकल ये वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून में 3rd ईयर की कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है। कमेटी ने इनको भी सयाजीराव गायकवाड़ स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया है और सयाजीराव गायकवाड़ स्कॉलरशिप देने के संबंध में उसके विषय में डॉक्टर राजकुमार साहब से अनुरोध करूंगा कि वो विस्तृत में इसको बताएं। जय भीम, नमोदय। सर्वप्रथम आज का जो विशेष अवसर है, इस विशेष अवसर की आप सभी साथियों को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं बहुजन लिबरेशन डे की, क्योंकि ये उत्सव का अवसर है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रतीकात्मक रूप से एक ऐसे अन्यायकारी ग्रंथ को जलाकर क्रांति की उद्घोषणा की थी जिसने लंबे समय तक बहुजन समाज को जंजीरों में जकड़े रखा, उनके दिलो दिमाग को पूरी तरीके से कैद करके रखा था। जब बाबा साहब ने इस ऐतिहासिक कार्य को किया तो वास्तव में ये हमारे अराइवल का डिक्लेरेशन था कि हाँ, हम अब मंच पे आ गए हैं। ये भले ही लगभग 94-95 साल पहले ही घटना हो, लेकिन आज भी इसका जबरदस्त महत्व है। माननीय हुकम सिंह जी ने मुझसे कहा है कि मैं 2 शब्द सयाजीराव गायकवाड़ की जो पुरस्कार की जो महत्ता है उसके बारे में कहूं। मैं समझता हूं कि वास्तव में हम सभी साथी जो आज इस प्रांगण में हैं, कहीं ना कहीं सयाजीराव गायकवाड़ के कर्जदार हैं। सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा नरेश थे, जिन्होंने 1913 में बाबा साहब को अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क में 3 साल के अध्ययन के लिए भेजा। 125 रुपया शायद उस समय पे उसकी कीमत थी उस छात्रवृत्ति की। उस छात्रवृत्ति के सहारे बाबा साहब अमेरिका जाते हैं, वहीं से अपनी पढ़ाई करते हैं, MA PhD करते हैं। कुछ समय बच जाता है, उनके पास 4 साल की स्कॉलरशिप थी उस समय पे। फिर लंदन जाते हैं और वहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेते हैं। वहाँ से DSc करते हैं, PhD करते हैं आज के शब्दों में, और वापस भारत आकर भारत में ना सिर्फ मनुस्मृति को जलाते हैं बल्कि मनुवाद की धज्जियां उड़ा देते हैं। अगर पूरा मनुवादी भारत किसी एक व्यक्ति के नाम से कांपता है तो वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। और डॉक्टर अंबेडकर इसलिए थे कि वो यहां के जातिवादी जहरीली व्यवस्था से निकल के अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ पाए। और अमेरिका और इंग्लैंड वो इसलिए पढ़ पाए कि सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने उनको वहां भेजने के लिए स्कॉलरशिप दिया। इसलिए हम सयाजीराव गायकवाड़ साहब के बहुत ऋणी हैं। वास्तव में हमारा अपना जो व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं वहीं से हम देख सकते हैं। यही क्योंकि बाबा साहब अकेले पढ़ के वहां से आते हैं, उसके बाद संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करने के बाद हम सब के लिए शिक्षा के रास्ते खोलने का अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास करते हैं। ना सिर्फ शिक्षा के रास्ते खुलते हैं बाबा साहब और अन्य नायक नायिकाओं के आंदोलन से, बल्कि वो लोग जो गरीब थे, जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, उन सब को छात्रवृत्ति का भी प्रावधान कराते हैं। हम सब लोग
अगर इस पीढ़ी के लोग नहीं तो इससे पिछली पीढ़ी के लोग, सब लोगों ने स्कॉलरशिप लिया है, स्कूलों से, सरकारों से स्कॉलरशिप लिया है, तब हम यहां तक पहुंचे। तो उस एक स्कॉलरशिप ने हम सबको यहां तक पहुंचाया, देश के करोड़ों बच्चों को स्कॉलरशिप दिया और उसकी वजह से हम लोग आज शिक्षित हो पाए हैं। इसलिए मिशन पे बैक टू सोसाइटी के जिम्मेदार साथियों ने यह सोचा कि सयाजीराव गायकवाड़ की जो विरासत है, उनका जो योगदान है, उसको चिरस्थायी बनाया जाना चाहिए, उनके योगदान को उकेरा जाना चाहिए। और फिर इस सयाजीराव गायकवाड़ छात्रवृत्ति की स्थापना हुई। हम अब हमारे आज इस बार 4th टाइम हम लोग इस स्कॉलरशिप को दे रहे हैं। वास्तव में हम दे नहीं रहे, बल्कि अपने ऋण को उतारने का प्रयास कर रहे हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस परंपरा की वजह से हम यहां पे आज हैं। मुझसे कहा गया है कि हमारे 2 साथी अभी आदरणीय हुकम सिंह जी ने जो नाम लिया थे, मिस टीना, जिनको इस बार हम ये छात्रवृत्ति दे रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टीना यहां पे आए। और माननीय आदर्श जी जो हमारे सोसाइटी के चेयरमैन हैं, जो मिसेज आदर्श जी और माननीय आदर्श साहब, दोनों लोग आए और इस बिटिया को सयाजीराव गायकवाड़ स्कॉलरशिप देकर अपने ऋण को कुछ उतारें। इसके बाद मिस्टर प्रभात कुमार, जो हमारे आज के सयाजीराव गायकवाड़ छात्रवृत्ति के लिए दूसरे साथी हैं जिनको चुना गया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर रामचंद्र जी और मिसेस उषा रामचंद्र जी से कि वो आएं और प्रभात कुमार को सयाजीराव गायकवाड़ छात्रवृत्ति देके अपना कुछ ऋण उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी। हम ट्रस्ट की तरफ से, सब लोगों की तरफ से मंगल कामना करते हैं। हाँ, प्रभात कुमार जी कुछ अपने विषय में 2 शब्द बोलना चाहेंगे। Good afternoon all, and thank you for this amazing gift, I can say support. मैंने पहले स्टार्ट किया था नवोदय से। मुझे नहीं पता था मैं शायद इतना आगे जा पाऊँगा, क्योंकि मतलब कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। और नवोदय एक ऐसी संस्था है जहाँ पे मतलब फ्री में कोचिंग कराई जाती है, उसका एग्ज़ाम होता है। फिर वहाँ पे मैं पढ़ा, वहाँ पे मतलब काफ़ी कंपटीशन था, क्योंकि सभी लोग मतलब अच्छी फैमिली थे लेकिन वो कोचिंग कर सकते थे, मैं नहीं कर सकता था। तो एक दक्षिणा फाउंडेशन है जिसके फाउंडर मोनीश पावराई जी हैं, जो कि अमेरिका में एक बिजनेसमैन है। मतलब उनके अब काफ़ी सेंटर खुल चुके हैं। मतलब 2002 में स्टार्ट हुआ था वो, लेकिन अब उनके पूरे इंडिया में कई सारे सेंटर खुल चुके हैं। तो मैं उसके लिए मतलब बहुत पढ़ा और मतलब मेरी वो ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी फैमिली इतनी है मतलब कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं स्कॉलरशिप में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं फिर पुणे गया। पुणे के बाद मेरा यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम सिलेक्शन हुआ, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई सोसाइटी है जो कि मतलब समाज के बच्चों के बारे में सोचती है, जो मतलब टैलेंटेड हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके मतलब हाथ बंधे हुए रह जाते हैं आर्थिक कंडीशन की वजह से। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू। टीना जी भी अपने विचार रखेंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल, थैंक यू सो मच। आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई को लेके बहुत आगे बढ़ूँ और इस तरह हमारे साथ साथ मैं और इसको और आगे बढ़ाऊँगी। तो इससे जो भी गरीब बच्चा है उसको पढ़ाई के लिए हेल्प मिलेगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी फ्यूचर में बहुत कुछ करूँ। और जैसे आज मेरे को कोई स्कॉलरशिप दे रहा है कि मैं भी इस काबिल बनूँ कि मैं भी आगे कभी किसी गरीब बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच।
कि मन मक्का दिल द्वारका और काका जा ये रथ द्वारेगा पीरा हरिया में ज्योति विचार हरिया में ज्योति विचार वस्तु कहीं किस विद आवे हाथ अरे वस्तु ठिकाने पाविए जब भेदी जैसा ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी के नाथ में ना तीरथ में ना मूरत में ना निवास में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी के नाथ में क्रिया कर्म रहता नहीं योग संन्यास में क्या कहा नाम जप में नाम तप में और ना व्रत उपास में नाम क्रिया कर्म में रहता और ना योग संन्यास क्रिया कर्म रहता नहीं योग संन्यास में भर कुट बावर को पाप में ना सांसों की बात में
पास में, मैं हूँ तेरे पास में, हाँ मैं हूँ तेरे पास में, हाँ मैं हूँ तेरे पास में, हाँ मैं हूँ तेरे पास में। मिसेज मालती सिंह, और ये प्रसंग है, मीरा का नाम आप सभी ने सुना होगा। कहते हैं कि मीरा कृष्ण की दीवानी थी। ये असलियत नहीं है, मीरा संत रैदास की दीवानी थी। और क्यों थी? क्योंकि जब मीरा एक क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक रखती थी, मीरा चाहती थी वो आध्यात्मिक ज्ञान मिले, कोई उसे अपनी शिष्या बनाए। लेकिन उस समय जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे, किसी ने उनको ज्ञान देने से मना कर दिया, शिष्या बनाने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय व्यवस्था ऐसी थी, आज भी कमोबेश वैसी है। जब मीराबाई को पता चलता है, संत रविदास जी के पास पहुंचती है, तो संत रविदास जी उसे ज्ञान देते हैं, अपनी शिष्या बनाते हैं, और मीरा रविदास जी की दीवानी हो जाती है। इतनी दीवानी हो जाती है कि जब उसके पति का इंतकाल होता है, तो उनके ससुराल वाले उनसे कहते हैं कि भाई सती होना पड़ेगा, एक क्षत्रणी के नाते सती होना पड़ेगा। तो मीरा ने कहा कि मैं सती नहीं होंगी, मुझे गुरु रविदास जी ने मुझे ज्ञान दिया है, उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया है, सती होना अन्याय अत्याचार है, पाप है, अपराध है। वो वहां से घर छोड़ के चली जाती है, अपने माँ के घर आती है। माँ भी उसको यही कहती है कि नहीं, तुझे सती होना चाहिए। तो मीरा अपनी माँ को क्या जवाब देती है, उनके सवाल और जवाब के माध्यम से सुनाएंगी मालती सिंह जी। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। इनका थोड़ा साथ देंगे आप लोग भी। और मनु स्मृति दहन की सभी को बधाई। रविदास जी के बारे में और इसके मीरा जी के गाना आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि कबीरदास जी के भजन आपने बहुत सुन लिए। एक मीरा का आपके सामने प्रस्तुत करूँ। अब सुन ले माँ मेरी, मैंने पहन लिया बाना, ना रहूं मायके में, ना सास घर जाना।
सतगुरु की मैं बनी पुजारी हूँ, मैं तुझे समझा रही हूँ, अपना कर दिल खाना, ना रहूं माए से मैं, ना सास घर जाना, ना रहूं माए से मैं, ना सास घर जाना। हमारे सतगुरु से मिले आबाद रहे हमारे सतगुरु से मिले आबाद रहे जहाँ ऋषि मुनि साधक सब लगा रहे सब पाप कटे अब देर नहीं जाना, ना रहूं माए से मैं, ना साथ घर जाना, ना रहूं माए से मैं, ना साथ घर जाना। संग में तेरा कुछ ना भावे, हर सत्संग में तेरा कुछ ना भावे, हरे रविदास गुरु जी तन मिल जाने आगे, रूप धारे गुरु चरणों में दीवाना, ना रहूं माए से मैं, ना साथ घर जाना, अब सुन लेना मेरी, मैंने बहन लिया माना, ना रहूं माए से मैं, ना साथ घर जाना, ना रहूं माए से मैं, ना साथ घर जाना, ना रहूं माए से मैं, ना कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारत के कारण मुहे मांगत ना आवे लाज। तो ये सोसाइटी, ये समिति परमारत पर स्वार्थ के लिए मांग रहे हैं, इस पे विचार करें हम। कि कबीर या संसार को और समझा शोभा, अरे पूछ जो पकड़े बैल की और उतर न चाहे पार, अरे उतर न चाहे पार। हमारा हक हलाल का कमाया हुआ खून पसीना का पैसा अच्छी जगह जाना चाहिए। इस तरह शिक्षा में जा रहा, दीक्षा में जा रहा, बहुत अच्छी बात है। किसा की आँखी ज्ञान की न दे,
कि समझ मन माई हर दिन साथी संसार का झगड़ा टूटत ना। इसी बात को कबीर साहब इस पद में कह रहे, मन लागो मारो यार फकीरी में। क्योंकि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब सच्चे फकीर थे कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे थे। अरे ना काहू से बोलती ना काहू से दे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
हम याद कर रहे हैं, पूरा देश याद कर रहा है, जगह जगह बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं बहुजन मुक्ति दिवस के नाम से। लेकिन बाबा साहब के पीछे, यानी कहें डॉक्टर अंबेडकर को अगर बाबा साहब बनाया तो किसने बनाया, हमें दो लाइन उनको भी याद करनी चाहिए। कहते हैं अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान से खत्म करने वाले, ज्ञान के प्रतीक के रूप में अनंत संघर्षों की गाथा है बाबा साहेब। महिलाओं को मान सम्मान स्वाभिमान देने के रूप में उन्हें देखा जाता है। सभी लोग बाबा साहब के जीवन संघर्ष से तो परिचित हैं, लेकिन उनकी जीवन संगिनी के रूप में माता रमाबाई अंबेडकर के योगदान को भुला दिया जाता है। यूँ तो बाबा साहब के जीवन निर्माण में अनेकों लोगों का योगदान है, परंतु रमा अंबेडकर एक अद्भुत पात्र हैं। रमा के बिना बाबा साहब के जीवन संघर्ष की कल्पना करना निरर्थक है। बाबा साहब के हर कदम में रमा के कदम भी शामिल हैं। यदि भूखे रहकर बाबा साहब ने शिक्षा अर्जित की तो रमा ने भी भूखे रहकर परिवार और बच्चों की परवरिश की। हर कदम पर रमा एक मजबूत सिपाही की भांति बाबा साहब के साथ खड़ी रहती थी। कभी भी वह किसी भी आंदोलन में रुकावट बनकर सामने नहीं आई। घर की परेशानियों और समस्याओं से उन्हें परेशान नहीं करती थीं। अपनी कोख से पैदा हुए 4 संतानों के मृत्यु के मुंह में जाने के हृदय विदारक कष्ट को भी वह इसलिए सहन करती रहीं कि बाबा साहब को करोड़ों लोगों के जीवन को बचाना है। करोड़ों लोगों के जीवन की चाहत में अपने संतानों के वियोग के दुख का ऐसे सहन करती रहीं जैसे घर में कुछ हुआ ही नहीं। रमा ने जीवन भर त्याग किया। त्याग ही रमा का जीवन था। समर्पण और निष्ठा उनका एक गुण था। जहां आवश्यकता पड़ी मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी रही, जहां आवश्यकता पड़ी बहादुर सैनिक की तरह खड़ी रही, जहां आवश्यकता पड़ी तो वह करुणामयी मां की भूमिका में दिखी। रमा की अपनी कोई चाहत नहीं थी, न कभी उसने कभी कुछ मांगा, न भविष्य के लिए कुछ संचय किया। उनके जीवन का एक एक पल समर्पित था तो बाबा साहब के जीवन के लिए था। रमा ने अपने व्यवहार को, अपने कार्य से करोड़ों करोड़ों महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। तो ऐसी माता रमाबाई अंबेडकर को मैं नमन करता हूं। और महिलाओं को क्या, पुरुषों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए माता रमाबाई के संघर्ष से। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 7-8 सालों से मिशन पे बैक टू
सोसाइटी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के तहत में समाज में जन जागरण का और विशेषतः वंचित लोग, वंचित जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र से, ऐसी प्रतिभाएं जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, एक सहारा बन करके उभरी है। और ऐसी संस्था दूसरी, इसी की दूसरी सब्सिडरी है, संस्था है गौतम बुद्ध में हमने स्थापित करी है। हमारा सबका उद्देश्य यही है कि अधिकांश बच्चों को हम जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे छात्र हों छात्राएं हों, और जो आगे आने वाले समय में एक महती भूमिका निभा सकते हैं और हम उनका कुछ आर्थिक रूप से सहयोग कर सकें, इसी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास डॉक्टर गौतम बुद्ध ट्रस्ट, वेलफेयर कल्चर ट्रस्ट परी चौक के पास में ये स्थित है। उसी के तहत एक कार्यक्रम 2 जनवरी 2000 करने जा रहे हैं। माँ सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम पिछले 7-8 साल से हर बार प्रोग्राम करते हैं। साल में एक बार जो छात्र और छात्राएं, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं, लेकिन उनको कोई नोटिस करने वाला, कोई सम्मान देने वाला कोई ऐसा मंच नहीं है। हालांकि देश में बहुत सारे ऐसे मंच हैं जो अपनी अपनी केवल जातियों के होनहार बच्चों का सम्मान कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो उनमें चिंगारी है, उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता, उनके कंधों पे कोई हाथ नहीं होता, उनके पीछे कोई पीठ नहीं थपथपाता। उसी उद्देश्य को रखते हुए हम लोगों ने 2 तारीख में प्रोग्राम रखा है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। हमने इस बार चूँकि कोरोना का माहौल चल रहा है, तो करीब हर साल हम 100-125 बच्चे रखते हैं। उसमें जो भी 80%, 90% या ऊपर भी आते हैं बच्चियाँ। ख़ासतौर से हमारा प्राथमिक उद्देश्य है बच्चियों को प्रोत्साहित करना। और इस बार हम 4 छात्रवृत्ति का प्लान है हमारा, जो इस बार से शुरुआत कर रहे हैं। माँ सावित्रीबाई फूले के नाम से, माँ रमाबाई के नाम से, फातिमा जी के नाम से और एक झलकारी बाई जी के नाम से। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से पहले बाबा साहब ने कहीं आगरे में कहा था कि मुझे शायद शिक्षित लोगों ने धोखा दिया है, जो वो चाहते थे भारत को प्रेम, भाईचारा, समानता और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जिससे कि समाज के हर वर्ग एक मुख्य धारा में आए, हर वर्ग मजबूत हो और ये देश मजबूत होगा, तभी हम कर सकते हैं कि आप अपने तन मन धन से इसमें महती भूमिका निभाएं और निभा रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि बाबा साहब के सपनों को आप पूरा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाल गोविंद सरोज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब, बहुजन नायक मानवर साहब, सभी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज बहुजन मुक्ति दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी साथियों, अतिथियों और गुरुजनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपनी बात में फूले दंपत्ति के द्वारा जो समाज में योगदान दिया गया है, उस पे अपने शब्दों के माध्यम से कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। फूले दंपत्ति ने 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में षडांध या कह सकते हैं कि कलंक फैला हुआ था, उसको समाज से जड़ से समाप्त करने की मजबूत नींव रखी। वो सामाजिक जो षडांध थी, वो सामाजिक जो कलंक था, वो था अस्पृश्यता, जातिवाद, अशिक्षा, अंधविश्वास, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे जैसे शिशु हत्या, बाल हत्या, दहेज प्रथा, बहु विवाह, विधवा विवाहों की दयनीय स्थिति, इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियाँ समाज में 19वीं शताब्दी में फैली हुई थी, उसके लिए किसी भी धर्म के कह सकते हैं या उस दौर के जो
राजनीतिक प्रबुद्ध थे वो लोग भी नहीं सामने आ पा रहे थे। उस दौर में जो अंग्रेज लोग थे कुछ सुधार किए, उसके बाद वो भी कदम पीछे खींच लिए। उस दौर में फूले दंपत्ति ने सामाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव रखी। इसी के साथ साथ वो धार्मिक क्षेत्र में जो अंधविश्वास, आडंबर, पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा, इस तरह की जो चीजें थी उसको भी समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया। बहुत से उनको लांछनों से, अतार्किकता से गुजरना पड़ता था, फिर वो तार्किकता से, वैज्ञानिक सोच से, अपनी समझदारी से उसका मुंहतोड़ जवाब देते थे। इसी संबंध में उन्होंने बाल शिशु गृह, प्रसूति गृह, महिलाओं की प्रथम शिक्षा इत्यादि से संबंधित तमाम संस्थाएं दोनों दंपतियों ने खोला। इसी के साथ साथ उन्होंने 16 किताबों की रचना की, जिसमें से गुलामगिरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो बहुत सारे साथी पढ़े भी होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अस्पृश्यांशी, कैफियत, इसके साथ साथ बहुत सारे ग्रंथों का भी उन्होंने लेखन किया। फूले दंपत्ति का जो योगदान है समाज के आगे बढ़ाने में, उसको कुछ पहले संचालक महोदय ने बताया कि फूले दंपत्ति का योगदान है जिसकी उपज बाबा साहब है। बाबा साहब को सहयोग देने के लिए गायकवाड़ थे और बाबा साहब का ही योगदान की वजह से मानवर साहब है, और मानवर साहब का योगदान है कि हम सब लोग आज इतने बड़े पंडाल में और इतने भव्य कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि फूले दंपत्ति या बहुजन नायक नायिकाएं जो भी हैं, उनके त्याग और बलिदान की वजह से आज हमारा समाज बहुत आगे है। इसके साथ साथ जो समाज का त्याग और बलिदान है उसका हमारे संस्थान जो है उसकी उपज है। और बहुत सारे साथी हैं जो समाज का त्याग और बलिदान का उपयोग करते हैं और अपने समाज से कट जाते हैं। और इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझना चाहेंगे। जैसे हमारा समाज अगर SBI बैंक है तो SBI बैंक से बहुत सारे साथी लोन लेते हैं और फिर जमा करते हैं, जो समाज से कट जाते हैं, यानी HDFC बैंक में। तो लेकिन फिर भी बहुत साथी हैं जो इस संस्थान को चला रहे हैं, वो SBI बैंक से लोन लेते हैं और SBI बैंक में ही जमा करते हैं, जिसकी वजह से संस्थान आज खड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ मैं अंतिम बात में कहना चाह रहा हूं कि जैसे बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आने वाले वर्षों में ये डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी सिंबल ऑफ सक्सेस के रूप में जाना जाएगा। अपनी बातों को विराम देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुलाना चाहूंगा मिस्टर विकल्प कविता लेकर के आ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत हो। जय भीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, a very warm welcome to our guest and heartiest congratulations to Mission Payback Society for their endeavors and their objective. I am Vikalp Ganveer, student of this academy, and here to present us very short and very beautiful lines based on Baba Saheb's thought and their contemporary relevance on today's world. And I hope that these lines would inspire the youth of our academy to be the part of our system and fix the loopholes in it. And also I would that these lines would also provide a path to the directionless Bahujan Samaj. So here it is. I will take very few times, so please bear with it. Dear Baba Saheb, you showed us path to unity, raising your voice for the liberty, towards eradicating human untouchability. Educate, organize and agitate. Your message to the masses echoes even today as you left behind the legacy. Baba Saheb, where is the law of land that you fought for? Where is the unity in diversity that you dreamt for?
even after the 7 decades of freedom, we are entangled in the entangles of social discrimination against women and the labor. The constitution you architect is not learned. We see unconstitutional words and practices in our governance. The political activities of today is just a spectacle of gaining popularity, dynasty and nepotism, and failing economy. The common man is still struggling to make ends meet. Who will negotiate for now for India's new independence? From the rape of our women and the killing of our soldiers, educating rights and the social freedom for us. Anyway, Baba Saheb, this country would shine again. Above the restriction of religion, socio-economic status, towards a better India, a prosperous, a developed nation that you dreamt for. Thank you so much. But before this, I think Jai 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 Bhim. लोग समाज और कर्तव्य पर अपनी बात रखेंगे. Thank you very much for giving me this opportunity to speak in front of you. अकेडमी के सभी साथियों, गुरुजनों और प्रांगण में सभी उपस्थित अतिथियों को नमो बुद्धाय. मेरा नाम पुनीत सिंह करदम है. मैं जिला हापुड़ से बिलोंग करता हूं. बाबा साहब ने एक बार बात कही थी कि मैं इस कारवां को बहुत मुश्किल से यहां तक लाया हूं. मेरे लोग, मेरे सेनापति यदि इस कारवां को आगे ना ले जा सकें तो पीछे भी ना जाने दें. इस कहानी, उनकी जो ये शिक्षा थी उसको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा. एक बार एक कुत्ते में और एक गधे में रेस लग गई और उनमें यह था कि जो 5 गांव को सबसे पहले पार कर लेगा वो रेस जीत जाएगा. गधे को रोकने वाला कोई नहीं था और गधा धीरे धीरे सारे गांव को पार करते हुए रेस जीत गया. कुत्ते के साथ में सबसे बड़ी समस्या हुई कि जब वो अपने गांव से निकल करके बाहर पहुंचा तो उसको जो है दूसरे गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया. इसी तरह से वो हर गांव में पार करता गया और हर बार उसको इस तरह की अड़चनें आई. तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक और बात कही थी इसी संबंध में कि मेरे समाज की समस्या ये नहीं है कि वो अनपढ़ हैं, बल्कि वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और गलत बातों का समर्थन करते हैं, आडंबर में विश्वास रखते हैं, मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों में विश्वास रखते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग इसलिए करते हैं कि वो अपनी उन्हीं गलत बातों को सही साबित कर सकें. समाज का एक वर्ग जो समाज को उठाने के लिए काम कर रहा है, साथ ही साथ दूसरा वर्ग उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है. हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो अपने आगे का इतिहास नहीं बना सकती. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक और बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी है कि जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा. इसलिए संघर्ष करें, शिक्षित बने और संगठित रहें. लेकिन आज के समाज में शिक्षा और संघर्ष हमारा समाज पुरजोर से कर रहा है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं संगठन में कमी है, जिसके लिए हमें पूर्ण रूप से प्रयास करना होगा और अपने साथ उन सभी साथियों को जोड़ना होगा जो इस समाज का उत्थान करना चाहते हैं. आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब आपसे अलविदा लेता हूं. जय भीम, नमो बुद्धाय. कविता लेकर के आ रहे हैं रजनीश कुमार जी. जय भीम, नमो बुद्धाय. गुड आफ्टरनून टू ऑल टू एवरीवन हियर. और सभी चीफ गेस्ट, आवर कम्युनिटी मेंबर्स एंड ऑल डिग्निटरीज. हम लोग सुबह से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और हम उस चीज में एक अपना एक पहलू भूल जाते हैं जो कि विमेंस को हम भूल जाते हैं. हमेशा हम सब लोग
एक पैट्रियार्कल माइंडसेट से हम हर चीज को लीड करते हैं और हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि सोसाइटी में विमेंस का भी रोल है। तो अभी इस कोविड-19 के दौरान बहुत सारी एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अनएक्सेप्टेबल थी फॉर सोसाइटी। तो एक ऐसे ही विमेन है, जब उसका रेप हो रहा था तो वो एक अपनी बात लिखती हुई बोलती है, आई वेक अप एवरी मॉर्निंग स्कीमिंग माई escape, but what about my children? Who will believe me? Who will give me a home? Years go by and I am still waiting. When will this end? My makeup does not cover my brushed face. My smile does not hide my haggard vices. Yet no one comes to help. They say it will get better. They say don't talk about it. They say this was my fate. They say a woman must tolerate. Don't air your dirty laundry. They say when will this end? Once again he drags my body to floor. He chokes me and I beg him not to kill me. Once again he demands my silence. Once again he tells me I don't deserve to live. Now I have had enough. I will not be silent. I will live. I will find freedom. This will end today. जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं निवेदन करूंगा इसी कड़ी में मिस्टर अभिषेक कुमार। आदरणीय गुरुजनों, गुरु माताओं और मेरे भाई बहनों, आज जैसा कि हम बहुजन मुक्ति दिवस मना रहे हैं, आज ही के दिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति को आग लगाया था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, या यूं कहें फैलाई गई जानबूझ के, क्योंकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर को सीमित करने और नकारने की एक साजिश की जा रही है, और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने का कम और गढ़ने का काम ज्यादा किया जा रहा है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को बस ये बता दिया जाता है कि वो एक विशेष समाज के नेता हैं, और ये करके उन्हें सीमित कर दिया जाता है। उसी कड़ी में मैं लेकर आया हूं कुछ पॉइंट्स, जिसके थ्रू मैं साबित करना चाहता हूं कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब केवल दलितों के ही नेता मात्र नहीं, हर उस व्यक्ति के जो दबा है, कुचला है, शोषित है, वंचित है, जिसे सताया गया है, हर उस इंसान के जिससे उसके हक अधिकारों से वंचित रखा गया है, उसके मसीहा हैं। मैं ऐसे यूं तो पूरी थीसिस पूरी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के कामों के बारे में नहीं पूरा बताया जा सकता है। तो मैं एक पर्टिकुलर समाज के एक पर्टिकुलर तबके के ऊपर फोकस करते हुए ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब केवल दलितों के नेता मात्र नहीं थे। सबसे पहले हम दासों की बात करते हैं। स्लेव्स क्या होते हैं? हिस्टोरियन है, कहते हैं अ पर्सन हु इज सोशली एंड पॉलिटिकली डेड इज अ स्लेव, यानी एक इंसान जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से मरा हुआ है वो दास है। और अक्सर जब दासों की बात होती है तो हमारे दिमाग में दलितों, शोषितों, वंचितों का एक पिक्चर आ जाता है, लेकिन हम उस पर्टिकुलर समाज के हिस्से को भूल जाते हैं जो हमें सदियों से कैद में रहा है। जी हां, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं जो सदियों से चूल्हों चौकों के बीच कैद की हुई हैं, जिन्हें सदा से ही ना तो समाज में कोई स्थान दिया गया है और ना ही कोई राजनीतिक आवाज। उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन और चूल्हे चौके करने की मशीन के रूप में ही देखा गया है। ये आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एज ऑफ कंसेंट जो पहले 10 वर्ष का हुआ करता था, 10 वर्ष की अवस्था में छोटी छोटी बच्चियों से शारीरिक संबंध और फिर गर्भधारण की वजह से बहुत सारी बच्चियों की मौत अब आसमान छू रही थी। लेकिन उस टाइम पर एक आवाज उठी कि भाई एज ऑफ कंसेंट जो है वो उसकी उम्र बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी सोच वाले लोगों ने ये कहा कि अगर माहवारी धर्म के साथ छेड़छाड़ की गई तो ये हिंदू धर्म की मौत होगी।
ऐसे टाइम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस परिस्थिति में पड़ी हुई महिलाओं के लिए, जहां शिक्षा के अधिकार को संरक्षित करते हुए उन्हें वोट करने, चुनाव लड़ने के साथ साथ प्रतिनिधित्व चुनने और प्रतिनिधि करने का अधिकार दिया और उन्हें एक राजनीतिक आवाज दी। हिंदू कोड बिल के जरिए जहां उन्होंने पुरुषों की एक से अधिक शादी पर रोक लगाया, जो कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन को बढ़ावा दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तलाक का अधिकार दे करके महिलाओं को उनकी इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को समाज में स्थापित करने का काम किया और पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर पुत्रियों के अधिकार को हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने का काम किया और उन्हें समानता दिलाने का प्रयास किया। आपको पता है कि जब प्रथम आम चुनाव नजदीक थे, उस टाइम पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस बिल को पास कराने के लिए बड़े उद्यत थे। वो बोलते थे कि मैं संविधान को बनाने से ज्यादा इस बिल को पास कराने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हूं। लेकिन कुछ ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने, जिन महिलाओं के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये हिंदू वोट बिल लाया था, उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया। गलती महिलाओं की नहीं थी, क्योंकि हमने महिलाओं को कभी इतनी शिक्षा दिया ही नहीं था कि वो अपने हक अधिकार को जान सकें। ये उस पैट्रियार्कल माइंडसेट के लोगों की सोच थी जो कभी महिलाओं को अपने बराबर आने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने इस बिल को वापस कराने का वो किया और अंततः प्रथम आम चुनाव जब नजदीक थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह बिल वापस लेना भी पड़ा और उसी दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उन्होंने अपना इस्तीफा देने का काम किया। इसलिए ये कहना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के नेता हैं, ये गलत होगा। वो हर एक इंसान के नेता हैं जो दबाया गया है, सताया गया है, जिसकी आवाज कभी सुनी नहीं गई है। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, मैं आदरणीय हुकुम सिंह सर के साथ डिस्कस कर रहा था। वहां पे बातों में मैंने बोला, सर संविधान हमारे लिए सबसे पवित्र बुक है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे बनाते टाइम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। सर बोलते हैं पवित्र बुक क्या होती है? आज आप देख रहे हैं पवित्र बुक जिसे छू लेने मात्र से वो अपवित्र हो जाती है और दूसरों की जान लेने के लिए लोगों को उत्तेजित करती है। तो हमें वो पवित्र बुक नहीं चाहिए, हमें वो पावर बुक चाहिए, हमें वो संविधान चाहिए जो दूसरों के हक अधिकारों की रक्षा करता है, जो दूसरों के जीवन देने का काम करता है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। समाज की एक बेटी अपने संघर्षों से शिक्षा के राजनीति के शिखर पे पहुंची, बहन कुमारी मायावती, तो वो सबके लिए प्रेरणा है। और पहुंचने के बाद जो आपने काम बताए वो सारे काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए किए। मैं चूंकि समय काफी हो गया है, निवेदन करूंगा मिशन पे बैक टू सोसाइटी और गौतम बुद्धा कल्चरल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के हमारे संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे सबके आदर्श माननीय आदर्श साहब से कि हमें अपने आशीर्वाद और दिशा निर्देश देने का काम करें। माननीय आदर्श साहब। साथियों, आप सभी का बहुजन मुक्ति दिवस पर आने का तथा मिशन पे बैक टू सोसाइटी के स्थापना दिवस पर सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी समय में से भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। मैं चंद शब्दों में केवल मिशन पे बैक सोसाइटी के संबंध में केवल कहना चाहूँगा कि इस ट्रस्ट की स्थापना मेधावी छात्रों के, जो कि गांव देहात से में रहते हैं, उनको
वाजिब सुविधाएं न मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनमें सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सोच पैदा करने के लिए इसकी स्थापना की गई। साथ ही साथ शिक्षा के विषय में हर कोई जानता है, अगर आप शिक्षित हैं तो आपकी तार्किक शक्ति बढ़ती है, तार्किकता है तो आप उसके कारण को भी जानने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। किसी की कही हुई बात को एकदम आप स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि अपने बुद्धि विवेक और ज्ञान का प्रयोग करेंगे। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मिशन पे बैक टू सोसाइटी की स्थापना की गई। इसके साथ ही साथ कल्चरल डेवलपमेंट के लिए गौतम बुद्ध कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट की भी स्थापना गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में भी की गई। इन संस्थाओं में हमारे कर्मठ साथियों का जो योगदान है, चाहे वो अपने बौद्धिक शक्ति के द्वारा, चाहे धन से, चाहे अपने श्रम से, उन सभी का बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि ये तो एक संस्था है, आप अलग अलग स्थानों पर भी इसी तरह से दूसरों को मोटिवेट करके आप नई नई जगहों पे भी लोगों को जागरूक करें और समाज की जो वास्तविकता है उससे बताते हुए और लोगों में एक नई जागृति की ज़रूरत है। केवल सामाजिक परिवर्तन की जो बात है, केवल वही पर्याप्त नहीं है। आज की ज़रूरत है सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की। व्यवस्था परिवर्तन के विषय में भी आपको सोचना पड़ेगा और इसमें नवयुवकों का बहुत बड़ा हाथ होगा कि वो किस तरह से समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इस पर बल देने की ज़रूरत है।